हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक जो है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे, राइट। जो है दोस्तों, लॉसेज, वेस्टेज एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। तो दोस्तों, इस चैप्टर में अपनों ने रूल नंबर 160 जो है वो पढ़ रहे थे, और दोस्तों रूल नंबर 160 का आधा हिस्सा जो है कंप्लीट कर लिया, राइट। और दोस्तों, आज अपने रूल नंबर 160 के आधे हिस्से, बाकी बचे हुए हिस्से से लेके 100 ऑन आगे स्टडी करेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो है अपने जो प्रीवियस जो वीडियो के अंदर अपनों ने पढ़ा है पूरे चैप्टर के अंदर, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आज जो चीज़ें अपने पढ़ेंगे उसको आपको याद रखने में, रिवाइज़ करने में उसको थोड़ी हेल्प मिले। ये नो। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था कि जब भी कोई लॉस हो जाए, जब भी आप कोई लॉस के केस से डील करते हो, तो प्राइमरी एक्शन जो है वो है आपका प्रॉम्प्ट एक्शन, राइट। जो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि प्रॉम्प्ट एक्शन आप लो। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब जल्द से जल्द दोस्तों आप एक्शन लो, ताकि वो जो केस है दोस्तों उसके ऊपर आप एक अपनी राय बना सको, किस वजह से ये लॉस हुआ है, राइट। और दोस्तों, डिले की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जिसने लॉस किया है वो दोस्तों बच के निकल जाए, राइट, आपके लेट होने की वजह से। ये सोनो, सबसे पहली बात ये पढ़ी। दूसरा पढ़ा दोस्तों, लॉस दो टाइप के अपने पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे स्टोर का लॉस, एक पढ़ेंगे दोस्तों पब्लिक के मनी का लॉस, राइट। ये दोस्तों जब भी चीज़ें होती है तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, राइट। उसके अंदर दोस्तों रीज़न देखा जाता है, किस रीज़न से हुआ है, राइट। तीसरा दोस्तों देखा टीएफएन से और नॉन टीएफएन से। टीएफएन क्या होता है दोस्तों? थेफ्ट, फ्रॉड, ग्रॉस नेगलेक्ट। और नॉन टीएफएन मतलब जो इन चीज़ों से नहीं हुआ लॉस, राइट। अब दोस्तों इसके बाद अपनों ने पढ़ा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में, एक शब्द हमारे साथ आया। और दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब मैंडेटरी है? जब हमें कोई भी लॉस हो गया तो उसको राइट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए। तो वो केस कौन सा हो गया दोस्तों? वो जो केस होगा उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आवश्यकता है। एक दोस्तों अपनों ने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आवश्यकता कहाँ पे नहीं है, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती है, वो था या तो लॉस जो हो बिना टीएफएन के हो जाए, ठीक है, नॉन टीएफएन से, या दोस्तों टीएफएन से हो भी जाए तो 10,000 रुपये से नीचे का लॉस है, तो उसके अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आवश्यकता है या नहीं, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती है, राइट। इसके बाद दोस्तों 160 नंबर पैरा जो अपनी अभी पढ़ेंगे, आज भी आधा हिस्सा इसका वो अपनों ने पढ़ा। उसके अंदर दोस्तों पढ़ा कि भाई लॉस दो प्रकार के हैं, टीएफएन और नॉट टीएफएन। अब दोस्तों नॉट टीएफएन से है तो कोई चक्कर नहीं है, उसके अंदर आप राइट ऑफ कर दो, राइट। कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी आपकी राइट ऑफ कर देगी, किससे कंसर्न करके? फाइनेंशियल एडवाइज़र से, राइट। इसके बाद दोस्तों अपने टीएफएन से पढ़ा। टीएफएन से होगा तो आप दोस्तों आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वो क्या लेगी? वो एक्शन लेगी। एक्शन दोस्तों कैसे लेगी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग हैं तो उसके लिए अपनों ने 3 नियम अलग पढ़े। दोस्तों सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए अपनों ने 3 नियम अलग पढ़े। और दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट अगर नहीं है तो उसके लिए जो क्या कार्यवाही होगी उसके लिए अपनों ने अलग नियम पढ़े, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 3 आधा हिस्सा 160 नंबर का कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने नोट के बारे में डिस्कस किया, राइट। अब दो नोट के अंदर क्या पढ़ा कि सीएफए जो है वो डिटरमाइन होगा विद रेस्पेक्ट टू द ग्रॉस लॉस। दोस्तों जितनी अमाउंट का ग्रॉस लॉस होगा उसके हिसाब से भी क्या है, सीएफए जो है निर्धारित होगा, राइट। इसके बाद दोस्तों नेट वैल्यू निकाली इसके अंदर, राइट, कि भैया नेट वैल्यू क्या, एक तो हो गया दोस्तों ग्रॉस लॉस। अगर अपने कुछ रिकवरी कर लेते हैं, किसी बंदे से पैसे भरवा लिए मान लो जिसने लॉस किया था, तो कुछ हिस्सा मान लो उसका रिकवर हो गया, तो ग्रॉस लॉस में से वो रिकवरी घटा देंगे तो बाद में क्या आ जाएगा? नेट लॉस आ जाएगा, राइट। दोस्तों जैसे कि प्रॉफिट होता है, एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। इसके अंदर आप जो है आपका खर्चा लगा हुआ हो वो हटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सॉर्ट हो। तो ये चीज़ें दोस्तों अपनों ने पढ़ी नोट के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है दोस्तों? पहले क्या था, लोगों के बारे में बात थी, आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, ठीक है। सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है, नोट गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्या केस होंगे, जब लॉस हो जाएगा तो क्या क्या कार्यवाही हम करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक्सेप्शन के अंदर कुछ क्या है, ट्रेन के अंदर सामान है, सी के अंदर सामान है, ठीक है, वहाँ से कुछ लॉस हो जाता है तो कुछ मतलब उससे हट के थोड़ी सी बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है एक्सेप्शन के अंदर, पहला है इन केसेस ऑफ लॉस ऑफ स्टोर्स ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय रेल, सी, एयर, रोड और फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द रेलवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब दोस्तों अगर लॉस हो जाए, किसका? स्टोर का लॉस हो जाए, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, लॉस स्टोर के लॉस की अपनी बात कर रहे हैं। पहला क्या है, इन द केसेस ऑफ लॉस ऑफ स्टोर्स, स्टोर का लॉस हो जाए, कहाँ कब हो जाए? ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब सामान को जब ला रहे थे, यस और नो, किससे? रेलवे से ला रहे थे भैया, या कोई पानी के रास्ते से, या दोस्तों हवाई जहाज़ से ला रहे थे, या दोस्तों
किससे, रोड के कोई रास्ते से ला रहे थे। ठीक है दोस्तों, चार ही तो चीज़ें होगी, या तो रेल से ले आओ, ठीक है, रेल से नहीं लेना आप तो सड़क से ले आओ, सड़क से नहीं लाओगे तो पानी से ले आओ, पानी से नहीं लाओगे तो किसी हवाई जहाज़ से ले आओ, राइट। या तो ये चीज़ें होंगी, या दोस्तों किसी की कस्टडी से सामान चोरी हो जाए, चोरी का मतलब क्या है, लॉस हो जाए, राइट, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द रेलवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनकी कस्टडी से चला जाए, राइट। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन क्लेम प्रेफर्ड अगेंस्ट रेलवे कैरिंग एजेंसी, सी पोर्ट, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज एक्सेप्टेड इन फुल, नो फॉर्मल राइट ऑफ विल बी रिक्वायर्ड। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन चीज़ों से, अगर ऐसी कंडीशंस के अंदर सामान का लॉस हो जाए, स्टोर का लॉस हो जाए, और दोस्तों हम क्या करते हैं, व्हेन क्लेम प्रेफर्ड अगेंस्ट, इन लोगों के खिलाफ हम क्या है, क्लेम करते हैं, भाई डिफेंस सर्विसेज क्या होगा, क्लेम करेगा कि भैया तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुआ है, हमें सारा क्लेम दो सामान का, ठीक है। और दोस्तों वो जो क्लेम प्रेफर्ड हुआ था, व्हेन क्लेम प्रेफर्ड इज एक्सेप्टेड इन फुल, अगर वो दोस्तों पूरा पैसा वो दे देते हैं तो नो फॉर्मल राइट ऑफ विल बी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आपको फॉर्मली क्या है, कुछ भी राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई, तो आप क्या राइट ऑफ करोगे दोस्तों। राइट ऑफ वही चीज़ें होती है जिस नुकसान की भरपाई ना हो, राइट। जैसे दोस्तों आपने अभी जनरल हम न्यूज़ के अंदर पढ़ते रहते हैं कि कोई भी मान लो बैंक ने, कोई भी प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, तो उसका दोस्तों कर्जा दिया हुआ था उसको, ठीक है, मान लो 5,000 या 50 करोड़ का मान लो, ठीक है, 50 करोड़ का कर्जा दिया हुआ था, ये सुनो। अब दोस्तों 50 करोड़ का कर्जा था उसको, अब कंपनी दोस्तों नीलाम भी हो गई, ठीक है, उसने पैसा भरा नहीं, तो मान लो 40 करोड़ में कंपनी बेच दी, ठीक है दोस्तों, 40 करोड़ में कंपनी बेच दी तो 10 करोड़ रुपए बचे, वो नहीं आएंगे, ठीक है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, राइट। तो उनको दोस्तों कह रही है राइट ऑफ कर देते हैं, राइट। अब दोस्तों और दूसरों मान के चलो, जैसे चुनावी मुद्दे होते हैं, जैसे कुछ मान लो चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके अंदर किसानों का दोस्तों कर्ज की ज़रूर बात आती है, राइट। जो फार्मर्स हैं हमारे देश में, तो उनके क्या है, लोन्स की उनको राइट ऑफ करने की बात आती है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को माफ़ करना, किसी भी चीज़ को अपने अकाउंट से हटाना, मान लो किसानों पे दोस्तों 1,000 रुपये का कर्ज है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में मान लो उसमें 1,000 रुपये का क्या है, कर्ज है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपका 1,000 रुपये का कर्ज जो है वो राइट ऑफ किया जाता है, इसको दोस्तों राइट ऑफ बोला जाता है, यस और नो। तो ये पैरा समझ में आया दोस्तों आपको कि नो फॉर्मल राइट ऑफ रिक्वायर्ड, अरे भैया पूरा पैसे दे देंगे तो आपको क्या ज़रूरत है राइट ऑफ करने की, यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे चलिए देखिए दोस्तों, 2 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया, 1 नंबर में पढ़ लिया कि भैया पूरा पैसा वसूल हो गया तो कोई नो फॉर्मल आपको क्या है, राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों सेकंड पैरा जो है ये काफ़ी बड़ा पैरा है, ठीक है, सेकंड यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर आगे एक भाग ए बी सी ऐसे पार्ट भी आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट अपने पैरास के अंदर, ये सुनो। पहला बोल दिया, पहला पैरा क्या था वो उसको दोस्तों ध्यान में रखो आप। पहला पैरा ये था कि अगर आपको वसूली हो गई पूरी, राइट, तो दोस्तों आपको कोई भी राइट ऑफ चीज़ें नहीं करनी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी लॉस को क्या है, राइट ऑफ नहीं करेगी, ठीक है। अब सेकंड देखिए दोस्तों क्या है, इन केसेस ऑफ लॉसेस ऑफ स्टोर्स ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय रेल, सी, एयर और फ्रॉम द कस्टडी ऑफ रेलवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, राइट। अब दोस्तों क्या हुआ, लॉस हो गया स्टोर का ट्रांजिट के अंदर, किन लोगों से, इन लोगों से, राइट। फिर दोस्तों ये क्या करते हैं, फिर द कैरिंग एजेंसी एडमिट्स द क्लेम इन पार्ट। अब दोस्तों क्या है, पहले मान लो 100 रुपये का नुकसान हुआ था, 1 नंबर के अंदर ये 100 रुपये पूरा भर दिया। अब दोस्तों ये क्या, कुछ हिस्सा जो है इसका वो क्या है, एडमिट्स कर रहे हैं, जो आपने क्लेम किया, डिफेंस सर्विसेज ने क्लेम किया कि 100 रुपये भर दो भैया, वो कह रहे हैं कि हमारा तो नुकसान, हम तो 50 रुपये भरेंगे, 50 रुपये हम नहीं भरेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, या बोल देंगे 60 रुपये भरेंगे, 40 नहीं भरेंगे, तो मतलब कुछ हिस्सा भर रहे हैं उसका, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, द रेजिडुअल लॉस, रेजिडुअल लॉस का मतलब जो बचा हुआ लॉस है, विल बी रेगुलराइज्ड ऑन लॉस स्टेटमेंट बाय द CFA कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द नेट अमाउंट ऑफ द लॉस, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों क्या, जो बाकी बची अमाउंट है उसको क्या राइट ऑफ करवाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, राइट। ये तो ये सब समझ में आई दोस्तों बातें, ठीक है, कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बातें हैं। अगर पूरा भाग दे देगा तो कोई राइट ऑफ की ज़रूरत नहीं है, अगर आधा हिस्सा पे करेगा वो कैरिंग एजेंसी, तो बाकी की जो रेजिडुअल अमाउंट है, रेजिडुअल जो लॉस है, उसको क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन करके उसको राइट ऑफ करवाएगी, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब ये दूसरा हिस्सा आ गया दोस्तों। अब दूसरे हिस्सा की एक पार्ट है ये, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ए और बी भी है, इसी के हिस्से हैं। आगे चलिए, इन द केस ऑफ लॉसेज ऑफ स्टोर्स परटेनिंग टू एम्प्टी एक्सीडेंट्स। अब दोस्तों जिसने LEO में, REO में काम किया है उनको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से पता होगी। MT क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। MT की दोस्तों फुल फॉर्म होती है मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है। अब दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से सामान को दूसरे जगह ले जाए, ठीक है। या दोस्तों आप एक जगह से दूसरी जगह पे उस पर कन्वेंस करो, ठीक है। तो दोस्तों मोटी मोटी बात इसके अंदर ये है कि एमटी का मतलब क्या है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन। और दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है आर्मी के पास जितने भी साधन हैं, जितने भी दोस्तों व्हीकल्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, एमटी के व्हीकल्स, ठीक है। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आर्मी के पास बहुत सारी जिप्सीज़ हैं, आर्मी के पास दोस्तों बहुत सारे ट्रक्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों ट्रक्स के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अंदर एक होता है डाइटन, एक होता है दोस्तों ALS, एक होता है दोस्तों 5 टन, 7.5 टन, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे ट्रैक्टर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। JCBs होती हैं इनके पास अलग अलग पर्पज़ के लिए, राइट। तो ये सारे दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, एमटी के व्हीकल्स, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब दोस्तों LAO में जब आप काम करोगे या जो लोग कर रहे हैं, तो हम दोस्तों इसकी अलग से एक सेक्शन होता है एमटी का, कोई पर्टिकुलर मान लो X यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक एमटी का सेक्शन होगा, ठीक है। एक दोस्तों एक राशन का सेक्शन होगा, एक दोस्तों इसमें क्लोथिंग का सेक्शन होगा, ठीक है। एक इसमें दोस्तों ग्रांट्स का सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत सारे सेक्शंस होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, राइट। तो इनकी दोस्तों हमें पर्टिकुलर ऑडिट करनी पड़ती है अलग अलग सेक्शन की, राइट। तो दोस्तों एक टीम अलॉट होती है, अलग अलग दोस्तों ऑडिटर्स असाइन होते हैं उसके अंदर कि भैया आपको क्या करना है, एमटी की ऑडिट्स करनी है, आपको दोस्तों राशन की ऑडिट करनी है, आपको क्लोथिंग की करनी है, आपको ग्रांट्स की करनी है, आपको ई टिकटिंग की करनी है, राइट। आपको दोस्तों वारंट की करनी है, आपको दोस्तों लेजर्स की करनी है, आपको दोस्तों क्यू ब्रांच की करनी है। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे काम होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। तो उसकी अकाउंटिंग का, उसकी ऑडिटिंग का काम जो है हमारे लोकल ऑडिट ऑफिस के लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एक जो हिस्सा है एमटी का, मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा, जिसके अंदर दोस्तों गाड़ियाँ आती है, ठीक है। अब दोस्तों गाड़ियों के अंदर क्या लॉस हो सकता है, एक मैं जर्नल आपसे सवाल पूछूं कि भैया एमटी की मान लो कोई भी जिप्सी है, ठीक है, कोई भी जिप्सी है, राइट। तो इसके अंदर क्या नुकसान हो सकता है जिप्सी के अंदर, तो आप बोल सकते हो दो सर इसका जब ये शहर में चल रही होगी तो इसका मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये तो कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है दोस्तों ड्राइवर जानबूझ के भिड़ा देगा, राइट। ये दोस्तों कई बार थर्ड पार्टी की गलती से हो जाता है, ठीक है। अगला कोई भिड़ा दे, कोई पीछे से ठोक दे, राइट, साइड से एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस के अंदर दोस्तों जिप्सी का जो नुकसान होगा उसको बोलते हैं कि एमटी एक्सीडेंट से क्या है, स्टोर का नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जिप्सी के अंदर जो स्टोर लगा हुआ है, जो टायर ट्यूब दोस्तों बोनट है, इंजन है, वो एक प्रकार से स्टोर का हिस्सा ही तो है वो, राइट। तो ये हुआ दोस्तों इन द केस ऑफ लॉसेज ऑफ स्टोर्स पर्टेनिंग टू एमटी एक्सीडेंट्स, ठीक है। मान लो एमटी का एक्सीडेंट्स हो गया दोस्तों, कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ लॉस स्टेटमेंट्स आर हेल्ड अप फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। उसके अंदर दोस्तों क्या है, एक्सीडेंट मान लो हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, बहुत सारे लॉस स्टेटमेंट जो है, लार्ज नंबर ऑफ लॉस स्टेटमेंट्स आर हेल्ड अप फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। तो दोस्तों बहुत सारे लॉस स्टेटमेंट्स जो हैं उनको बहुत लंबे टाइम के लिए क्या है, हेल्ड अप किया जाता है। और कितने टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इनडेफिनेट का मतलब है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे लंबे टाइम के लिए क्या है, उनको हेल्ड करा जाता है, ठीक है। क्यों करा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर सेटलमेंट जो है उनका सेटलमेंट जो है पेंडिंग है, ठीक है। दोस्तों कौन सा सेटलमेंट पेंडिंग है, ऑफ द लिटिगेशंस इन द सिविल कोर्ट। दोस्तों जो मुकदमा उसका सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, दोस्तों आर्मी के प्रेमिसेस के अंदर कोई भी चीज़ें होगी, आर्मी के दोस्तों कैंट एरिया के अंदर दोस्तों कोई भी चीज़ें होगी, तो उसके लिए, या मान लो आर्मी के अंदर कोई आर्मड फोर्सेस के अंदर कोई चीज़ें होती है, तो उनके लिए एक अलग उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। उसके अंदर दोस्तों उन्हीं के जो हायर रैंक के ऑफिसर्स जो हैं आर्मी के अंदर, वही उनको क्या डील करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बाहर मान लो सिविल के अंदर केस हुआ है, तो उसके अंदर दोस्तों जो थर्ड पार्टी जो है वो केस करेगी, या जो भी मैटर होगा वो सिविल कोर्ट के अंदर करेगी, ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, वहाँ पे क्या है उसका केस होगा। तो दोस्तों वहाँ पे की तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और दोस्तों जो लॉस स्टेटमेंट है उसका केस जो है पेंडिंग चलता रहेगा, ठीक है। यही इसके अंदर बात बोली गई है, राइट। उसके अंदर दोस्तों सिविल कोर्ट के अंदर जो लिटिगेशंस है, जो मुकदमे चल रहे हैं, उसमें हम क्या अवेट कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, अवार्ड मिले, कोई कंपनसेशन मिले, टू अराइव एट द नॉट नेट लॉस आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द ग्रॉस लॉस। और दोस्तों क्या डिफेंस सर्विसेज मान लो क्लेम करती है कोई भी अवार्ड का, कोई भी कंपनसेशन का, ठीक है। तो हम उस चीज़ का दोस्तों वेट कर रहे हैं, ताकि उसको क्या है ग्रॉस लॉस से, अब दोस्तों मेरा गाड़ी का लॉस तो हो गया, ग्रॉस लॉस हो गया, ठीक है। अब मुझे कोई कंपनसेशन मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल गया, मान लो ग्रॉस लॉस माइनस कंपनसेशन इज इक्वल टू नेट लॉस,
ठीक है। तो इस नेट लॉस को क्या मैं राइट ऑफ करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी चीज़ें होती है, एम्प्टी एक्सीडेंट होता है, द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन फॉर देयर फाइनलाइजेशन। तो दोस्तों अब देखिए, एक नंबर पैरा पढ़ा कि पूरा वसूल लिया, ठीक है, वो बात अलग हुई। दूसरा पढ़ा कि भैया दूसरे का एक हिस्सा पढ़ा कि आधा ले लिया, आधा राइट ऑफ करवा लिया। अब दोस्तों इसका जो तीसरा हिस्सा है, इसको तीसरा हिस्सा भी बोल सकते हो आप। तीसरा हिस्सा ऐसा है दोस्तों कि जिसके अंदर एम्प्टी एक्सीडेंट की बात है, जिसके अंदर क्या है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए कोर्ट के अंदर जो है केस चलता रहता है, उसका सेटलमेंट जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों हमें कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन फॉर देयर फाइनलाइजेशन। इसके अंदर दोस्तों ए बी सी भाग अपने पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपने देखेंगे कि एम्प्टी एक्सीडेंट हो जाए, उस केस के अंदर उस केस का निपटारा करना है, तो हम क्या एक्शन लेंगे, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए दोस्तों, ए नंबर में क्या दिया गया है, इन द केस ऑफ एम्प्टी एक्सीडेंट्स। अब दोस्तों एम्प्टी का एक्सीडेंट हो गया, तो इसी के अंदर बोला था कि भैया वो उसके केस जो है सिविल कोर्ट के अंदर पेंडिंग चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं, ठीक है, ए और बी भाग में दोस्तों बताया गया है। इन द केस ऑफ एम्प्टी एक्सीडेंट्स, एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डाउनग्रेडेशन ऑफ व्हीकल इज इन्वॉल्व्ड और नॉट। अब दोस्तों एक शब्द आगे इसके अंदर डाउनग्रेडेशन। अब दोस्तों डाउनग्रेड क्या होता है, अब दोस्तों ग्रेड क्या होता है, ग्रेड का मतलब दोस्तों हम आजकल जो ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है क्लास के अंदर, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। ठीक है, अगर बच्चा होशियार है, नंबर अच्छे आते हैं, तो वो अच्छी ग्रेड में है। दोस्तों मैं व्हीकल नई कार खरीद के लाया हूँ आज ही, तो वो दोस्तों अच्छी कंडीशन में है, उसकी अच्छी ग्रेड है। ठीक है, उसको दोस्तों कोई ठोक दे या वो पुरानी हो जाए तो उसका ग्रेड क्या है दोस्तों, डाउन हो जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार दोस्तों एक्सीडेंट से पहले कोई गाड़ी है, ठीक है, तो वो तो अच्छी थी, ठीक है, वो तो एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद उसका क्या है, डाउनग्रेड हुआ है, राइट। अब दोस्तों इस कंडीशन में कई बार इतना लॉस हो जाता है कि वो गाड़ी जो है उसको क्या है दोस्तों, आपको वापस साल्वेज स्क्रैप में लेना पड़ता है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, तो उसको बोलते हैं दोस्तों डाउनग्रेडेशन, राइट। एक दोस्तों मैंने आपको शब्द और बताया था, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो दोस्तों, बिना तोड़े कोई भी किताब का हर एक वीडियो एक एक लाइन सुनते हो, तो मैंने आपको बताया दोस्तों क्लास 5 व्हीकल। ठीक है, क्लास 5 व्हीकल का मतलब यही होता है दोस्तों, व्हीकल्स को क्या क्लास दी जाती है। आर्मी के अंदर दोस्तों जब भी कोई भी व्हीकल आएगा डिफेंस सर्विसेज के पास, वो पहले दोस्तों क्लास 1 के अंदर होता है। ठीक है, फिर दोस्तों उसकी क्या कंडीशनिंग होती है, फिर इसको क्लास 2 में दे दिया जाता है, फिर दोस्तों क्लास 3 के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों उनको क्या है क्लास 5 कर दिया जाता है। जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी दोस्तों, 10 साल इसकी जनरली लाइफ रहती है और 1 लाख किलोमीटर डिसाइडेड है, राइट। इससे पहले आप जमा नहीं करवा सकते। अगर आप दोस्तों 1 लाख किलोमीटर और 10 साल से पहले अगर जमा करवाते हो, तो इसको बोलते हैं दोस्तों व्हीकल्स का प्री मैच्योर डाउनग्रेडेशन। ठीक है, जब वो व्हीकल मैच्योर नहीं हुआ, उसकी लाइफ नहीं हुई, उससे पहले आप उसको डाउनग्रेडेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में भी दोस्तों क्या है, लॉस स्टेटमेंट क्या है, सैंक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ी सी एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर की बात हो गई। ठीक है, अब दोस्तों जर्नल अपने बात करते हैं। एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डाउनग्रेडेशन ऑफ व्हीकल इज इन्वॉल्व्ड और नॉट। ठीक है, एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डाउनग्रेडेशन ऑफ व्हीकल इज इन्वॉल्व्ड और नॉट, भले ही उसका डाउनग्रेडेशन इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, व्हीकल दोस्तों ख़राब होगा, ख़त्म होगा, ठीक है, उसको कौन सी क्लास में आपको लेना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लॉस विल बी रिटर्न ऑफ बाय द CFA। दोस्तों जो भी लॉस होगा एम्प्टी एक्सीडेंट के अंदर, CFA उसको राइट ऑफ कर देगा। ठीक है, और दोस्तों वो लॉस निकालेगा कैसे, जो भी उसका ग्रॉस लॉस हुआ है उससे निकाल लेगा। ठीक है, डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ग्रॉस लॉस। ठीक है, नंबर 1 बात, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी लाइबिलिटी फॉर द लॉस अटैचिंग टू द कंसर्न्ड यूनिट इंडिविजुअल अदर पार्टी। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर वो इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखेगा कि भले ही इनकी कोई लाइबिलिटी रही हो। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी आर्मी का एक्स व्हीकल है, ठीक है, उसने कोई दोस्तों सिविल के वाई व्हीकल से क्या है टक्कर हो गई, उसके एक्सीडेंट हो गया, मान लो दोस्तों इनकी गलती से हुआ है, ठीक है, या इनकी गलती से हुआ, जो भी हुआ है, मान लो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के व्हीकल्स की गलती की वजह से हुआ, ऐसा मान लो आप एक प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों इसका मुकदमा कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे तारीख मिलती रहेगी, पेंडिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन क्या है, इसको क्या जल्द से जल्द हमें लॉस स्टेटमेंट बना के इसका कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी वो तो राइट ऑफ कर देगा, वो केस भले पेंडिंग चलता रहे। ठीक है, और दोस्तों मान लो इनकी गलती से वजह से हुआ है और इन्होंने कोई केस ठोक दिया भाई ने। ठीक है, अब दोस्तों इनकी कोई लाइबिलिटी रही होगी, तो इसी लाइबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कि मान लो इनको कुछ पैसे देने पड़ जाएं, ठीक है, वो बाद का मैटर है, लेकिन दोस्तों इंडिपेंडेंटली क्या है, उसको बिना ध्यान दिए इन चीज़ों का, बिना दोस्तों नेट लॉस निकाले ग्रॉस लॉस जो है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी वो राइट ऑफ कर देती है। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, हाउ एवर वेन एवर एनी
अमाउंट टू मेक गुड द लॉस हैज़ बीन रिकवर्ड एज अ पीनल डिडक्शन। और दोस्तों अगर ऐसी कोई अमाउंट जो है लॉस की, वो मान लो रिकवरी हो गई उसकी, किसी पे पीनल डिडक्शन लगा दिया, मान लो पीनल डिडक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, किसी की रिकवरी मान लो आपने ले ली, और अदरवाइज प्रायर टू फाइनलाइजेशन रेगुलराइजेशन ऑफ द लॉस। ठीक है दोस्तों, फाइनलाइजेशन होने से, रेगुलराइजेशन होने से पहले मान लो ऐसी चीज़ें हो गई, द सेम विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट टू अराइव एट द नेट लॉस टू बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ। दोस्तों इन चीज़ों भी को भी क्या है, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अपने क्या है नेट लॉस उसका नहीं निकालती है, वो दोस्तों ग्रॉस आया, ग्रॉस के हिसाब से उसको राइट ऑफ कर देगी। अगला चलिए फ्रेंड्स, नो लॉस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन विल however be pended on account of such recovery finalization of impending court judgments to avoid withholding of finalization of the losses cases for indefinite period। अब दोस्तों इसके अंदर ये बोल दिया कि कोई भी लॉस स्टेटमेंट जो ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको पेंडेड नहीं रखा जाएगा। पेंडेड का मतलब होता है लंबित, ठीक है, मतलब उसको पेंडिंग नहीं रखा जाएगा, पेंडिंग से ही बना है पेंडेड। उसको क्या है फ्रेंड्स, कोई भी लॉस स्टेटमेंट को, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट को लंबित नहीं रखा जाएगा, पेंडिंग नहीं रखा जाएगा, राइट। किसके अकाउंट पे दोस्तों, क्या वजह से कि उसकी कोई रिकवरी होने वाली है, ठीक है, या कोई कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, ठीक है, इनके हिसाब से, राइट। दोस्तों ऐसा क्यों किया जाएगा कि भाई इनका वेट क्यों नहीं किया जाएगा, कि भाई इनको जल्द से जल्द दोस्तों क्यों राइट ऑफ करना है, ताकि दोस्तों अवॉइड कर सकेंगे विद होल्डिंग ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ लॉस केसेस फॉर इंडेफिनिट पीरियड, राइट। क्योंकि दोस्तों सिविल कोर्ट से कब तो तारीख होगी उसकी, कब दोस्तों उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको इंडेफिनिट पीरियड तक वो ना चले, इसलिए क्या है दोस्तों, लॉस स्टेटमेंट जो है उसको जल्द से जल्द राइट ऑफ कर दिया जाता है, भले ही सिविल कोर्ट का फैसला आए या ना आए, जब दोस्तों आएगा वो देखी जाएगी। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स बी नंबर पे। आगे देखिए फ्रेंड्स, बी नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, इफ़ एनी कंपनसेशन इज़ अवार्डेड बाय ए सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल। दोस्तों कोई भी सिविल कोर्ट के अंदर आपने कोई केस किया था, ठीक है, आप पे केस हुआ था, या दोस्तों ट्रिब्यूनल पे, इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, इन इफ़ एनी कंपनसेशन इज़ अवार्डेड बाय ए सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर रेगुलराइजेशन ऑफ एनी लॉस। अब दोस्तों ए नंबर के अंदर आपने पढ़ा था कि कोई भी लॉस है, ठीक है, वो सिविल जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल जो है, उसका केस पेंडिंग उसमें चलते रहेंगे, उसकी कोई अवार्ड, कोई भी कंपनसेशन भले आए नहीं आए, आपको क्या उसको राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, कोई भी मान लो बाद में कंपनसेशन आ गई गवर्नमेंट की, ठीक है, सिविल कोर्ट से गवर्नमेंट के दोस्तों फेवर में केस जीत गए वो, ठीक है, आफ्टर रेगुलराइजेशन ऑफ एनी लॉस, क्योंकि दोस्तों पहले लॉस तो रेगुलराइज हो ही चुका था, उसको राइट ऑफ कर दिया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, तो दोस्तों लॉस रेगुलराइज हो गया, ठीक है, ये अमाउंट आपने डिडक्ट नहीं करी ग्रॉस लॉस से, नेट लॉस क्या है आपने राइट ऑफ नहीं किया, आपने ग्रॉस लॉस ही जो क्या है वो राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अमाउंट आपको मिलेगी, जो कंपनसेशन मिलेगा, उसका क्या करोगे, ठीक है, तो दोस्तों उस कंपनसेशन को ले लिया जाएगा, और जो अमाउंट होगी कंपनसेशन की, द अमाउंट सो अवार्डेड विल बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, उसको क्या है दोस्तों गवर्नमेंट खाते में जमा करवा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का पैसा था, गवर्नमेंट के व्हीकल से, दोस्तों आर्मी की जिप्सी आर्मी की खुद की थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट की तो है, राइट, टैक्स पेयर के पैसे से तो ली गई है, राइट, तो ये चीज़ हो गई, तो उसको क्या है दोस्तों, पैसे को क्या है गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। यस और नो, एक नंबर बात, द ओनर्स फॉर वॉचिंग रिकवरी फाइनलाइजेशन ऑफ द क्लेम वुड रेस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड द लोकल ऑडिट। और दोस्तों जो रिकवरी हुई है, जो फाइनलाइजेशन हुआ है, उसको देखने की जिम्मेदारी, ओनर्स का मतलब होता है दोस्तों जवाबदेही या जिम्मेदारी, ठीक है, किसकी है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है उनकी, एक दोस्तों लोकल ऑडिट जो है उनकी। येस और नो, ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। मान लो मुझे पहले लॉस को रेगुलाइज करवा दिया, राइट ऑफ कर दी ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, इसके बाद कोर्ट ने क्या है पैसे दे दिए, कुछ आपको जितवा दिया केस गवर्नमेंट को, तो वो दोस्तों पैसा क्या गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, और दोस्तों उसको देखने की जिम्मेदारी, उसको वॉच करने की जिम्मेदारी किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लोकल ऑडिट की। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, इन केसेस वेयर द कोर्ट जजमेंट इन कॉन्ट्रेरी टू द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट। अब दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, एक है दोस्तों कोर्ट जजमेंट। ठीक है, ये दो शब्द यहाँ पे हैं इस पैरा के अंदर लाल रंग से जो लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं स्केचेस का भी ऐसे यूज़ करता हूँ कि चीज़ें डिफरेंट लगे। ठीक है, यहाँ पे ये पैरा खत्म हो गया, इसकी बात यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, अब ये नया पेन से लिखा है तो मतलब ये नई चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो एक हो गया दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक हो गया कोर्ट जजमेंट। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी दोस्तों, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोगों की तरफ से होगी। ठीक है, ये होगी आर्मड फोर्सेस के लोगों की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। और दोस्तों बाहर की जो सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स हैं उनको बोलते हैं कोर्ट की जजमेंट। ठीक है, इनको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बोलते, इनको बोलते हैं कोर्ट की जजमेंट। ये सुनो, ये दोस्तों इंक्वायरी होती है, ये जजमेंट होती है। यहाँ पे पर्टिकुलर दोस्तों जुडिशियल सर्विसेज के हमारे जजेस बैठे रहते हैं। ठीक है, इन केसेस वेयर द कोर्ट जजमेंट
इन कॉन्ट्रेरी टू द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये दोनों कॉन्ट्रेरी हैं, आपस में बातें मैच नहीं कर रही। बेस्ड ऑन विच रेगुलराइजेशन वाज टेकन, दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बेस पे क्या था, रेगुलराइज कर दिया था आपने लॉस को, ठीक है। इन्होंने बताया दोस्तों मान लो 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी ने सैंक्शन ली, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न किया, ठीक है। तो जो भी दोस्तों पहले जो चीज़ें पढ़ी थी वो हो गई, मान लो 160 नंबर पैरा में अभी पढ़ ही रहे हैं। इससे पहले दोस्तों जो शुरुआती में पढ़ी थी कि भाई हाँ TFN से है, नहीं TFN से है, ठीक है, वो सारा काम ताम जाम कर लिया, राइट। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो राइट ऑफ हो गया, ठीक है, लॉस, लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ से तो हो गया, इन्होंने बोल दिया कि भैया कि जो लॉस जो है वो TFN से था या नॉट TFN से था, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों दोबारा पढ़िए, इन केसेस वेयर द कोर्ट जजमेंट इन कॉन्ट्रेरी टू द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट। अब दोस्तों कोर्ट की जजमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से क्या है दोस्तों, वो डिफरेंट है। ऑन विच रेगुलाइजेशन वाज टेकन, क्योंकि दोस्तों इसने मान लो 5 लाख रुपए का लॉस किया था, तो ये सारा तो राइट ऑफ कर ही दिया कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी ने, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा देखिए, वेयर द लॉस कैटेगराइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एज नॉट ड्यू टू TFN, ठीक है। दोस्तों इन्होंने बोला था कि नॉट TFN से है, ठीक है, नॉट TFN से है, लेकिन दोस्तों बाद में क्या देखा गया कि एज ए लॉस ड्यू टू TFN बाय द सिविल कोर्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और वाइस वर्सा। और दोस्तों इन्होंने बोल दिया नॉट TFN से है, और दोस्तों इन्होंने जब इंक्वायरी करी, अपनी जजमेंट दी, इसमें बोल दिया कि ये तो भैया TFN से है। और देखिए दोस्तों TFN और नॉन TFN के अपनों ने हमेशा अलग अलग बातें पढ़ी है। नॉट TFN से होगा तो दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको राइट ऑफ कर देती है, TFN से होता है तो उसके अंदर स्टेप लेने पड़ते हैं। 160 नंबर पैरा इसी का पहला हिस्सा जो पढ़ा था अपनों ने, ठीक है, कि भी कौन सा बंदा जिम्मेदार है, ठीक है, वो बंदा क्या है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मड फोर्सेस से है, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। तो इनके अंदर दोस्तों चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमेशा आर्मड फोर्सेस को क्या है, उनको क्या एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। तो क्योंकि दोस्तों देश की सिक्योरिटी कंसर्न से सवाल है, तो उनको क्या हमेशा एक प्रिविलेज में रखा जाता है। मान लो भले ही उनकी इंक्वायरी गलत हो, कोर्ट ने जजमेंट अलग दिया हो, द लॉस स्टेटमेंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड विल नॉट बी रीओपन्ड फॉर द रेगुलाइजेशन ऑफ द लॉस। दोस्तों जो लॉस स्टेटमेंट फाइनलाइज हो चुकी है ऑलरेडी, उसको रीओपन नहीं किया जाएगा उनके रेगुलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों समझ में आई, A और B। दोस्तों थोड़े से लंबे पैरे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, इनको दोस्तों थोड़ा सा ग्रास्प करने की ज़रूरत है। इनको दोस्तों रिवाइज जब अपने करेंगे तो और बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे दोस्तों उसके अंदर भी बता दूंगा। इस वीडियो को दोस्तों और रिपीट करके भी आप देख सकते हो, राइट। आगे चलिए दोस्तों, कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं आपसे, आगे चलिए फ्रेंड्स। अब देखो दोस्तों आगे दिया हुआ है लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने स्टोर के लॉस की बात करी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने मूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि जो एमटी एक्सीडेंट हुआ था, जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, इनके लॉस की बात करी, ठीक है। अब दोस्तों अपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों अपने पैरा नंबर 164 जब आएगा उसके अंदर पब्लिक मनी के लॉस की बात करेंगे, ठीक है। मेनली दोस्तों 4 जो चीज़ें हैं उनका लॉस इसके अंदर बताया गया है। स्टोर का लॉस हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है एमटी एक्सीडेंट हो गया, तीसरा दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके एक्सीडेंट की बात हो गई, उनके दोस्तों नुकसान की बात हो गई, चौथा दोस्तों पब्लिक मनी के, ठीक है। अब दोस्तों इस पैरा से जो है सवाल नवंबर 2007 के जो प्रीवियस एग्जामिनेशन था उसके अंदर पूछा गया है, ठीक है, लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए दोस्तों 162 नंबर पैरा में क्या दिया गया है, लॉसेज ऑफ और डैमेज टू डिफेंस सर्विसेज बिल्डिंग्स। अब दोस्तों बिल्डिंग तो नहीं चल सकती, वो क्या है दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लॉसेज ऑफ और डैमेज टू डिफेंस सर्विसेज बिल्डिंग्स और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे दोस्तों ब्रिजेस हैं, राइट, बाय फायर, या तो आग लग जाए या एनी अदर कॉज शैल बी डेल्ट विद अंडर द अबव रूल्स। दोस्तों जो प्रीवियस रूल अपनों ने पढ़े थे, TFN से हुआ है, नॉन TFN से हो या कौन गिल्टी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पैरा नंबर 160 के हिसाब से क्या है दोस्तों, इन चीज़ों को क्या हैंडल कर लिया जाएगा अगर ऐसी चीज़ें होती है तो, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ द लॉस और डैमेज शैल बी टोटल अमाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन द केस ऑफ एन इंश्योर्ड बिल्डिंग। अगर दोस्तों कोई भी बिल्डिंग इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस लिया हुआ था, ठीक है, तो भले ही आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको दोस्तों जितनी लॉस हुई है, जितना डैमेज हुआ है, जितनी अमाउंट का डैमेज हुआ है, उसी को राइट ऑफ करवाना है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो 160 नंबर पैरा के नॉर्मल बात थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब दोस्तों इसके अंदर नोट दिए गए हैं, ठीक है। नोट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों दिया हुआ है एक्टिव ऑपरेशंस जो है उसके अंदर, एक्टिव एरिया ऑपरेशंस के अंदर। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है जो इसकी, उसकी नोट का दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है जो एक्टिव ऑपरेशंस के बाहर का एरिया है वहाँ पे जो लॉस होगा, ठीक है। बेहतर समझ के लिए देखिए दोस्तों, नोट है
प्रेपरेशन ऑफ लॉस स्टेटमेंट्स एंड देयर सैंक्शन बाय द CFA। दोस्तों लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है आपको और उसकी सैंक्शन लेनी है CFA से। आर नॉट नेसेसरी, दोस्तों वो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। लॉस स्टेटमेंट दोस्तों बनाने की ज़रूरत नहीं है, सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर? इन केसेस ऑफ लॉसेज डैमेजेस टू बिल्डिंग्स, रोड इंस्टॉलेशंस एटसेट्रा, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द एरिया ऑफ एक्टिव ऑपरेशंस कॉज्ड एंटायरली बाय द एनिमी एक्शन। अब दोस्तों कोई ऐसा एरिया है, ठीक है, कोई एक्टिव ऑपरेशंस का एरिया है दोस्तों, बॉर्डर के पास है, ठीक है, जहाँ पर कि क्या है दोस्तों एनिमी ने कोई एक्शन लिया और उसके द्वारा दोस्तों हमारी बिल्डिंग्स, रोड इंस्टॉलेशंस जो आपने करे थे वहाँ पे उनका नुकसान हो गया। तो दोस्तों इस केस में आपको कोई लॉस स्टेटमेंट नहीं बनानी, कोई गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं चाहिए, कोई CFA की सैंक्शन नहीं चाहिए, किसी की सैंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आई दोस्तों? एक्टिव ऑपरेशंस जब शब्द आ जाएगा उसके इनसाइड या आउटसाइड एरिया के वहाँ पे एनिमी एक्शन से अगर कोई डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है तो उसकी सैंक्शन आपको नहीं चाहिए, कोई लॉस स्टेटमेंट राइट ऑफ नहीं करवाना, ठीक है। और दोस्तों इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस ऑफ लॉसेज इन द एरिया ऑफ एक्टिव ऑपरेशंस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द OC फॉर्मेशंस स्टेटिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द लॉस वुड बी सफिशिएंट। दोस्तों उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यूनिट का OC होगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा, ऑफिसर कमांडिंग होगा, वो एक सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया इस वजह से ये चीज़ें घटित हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, दैट इज़ सफिशिएंट। अब आगे दोस्तों मान लो डाउटफुल केसेस हैं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो डाउटफुल केसेस के अंदर दोस्तों डाउटफुल केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड टू द फोर्स कमांडर। उनको क्या है दोस्तों हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, फोर्स के कमांडर को। इफ़ द फोर्स कंप्राइजेज लेस देन ए डिव, दोस्तों कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है वो डिव से नीचे है, मान लो दोस्तों डिव होती है, कोर होती है, ये फॉर्मेशंस जो है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के अंदर चार्ट है दोस्तों, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर डिव से नीचे है दोस्तों फिर उसके केस में फोर्स कमांडर को दे दिया जाएगा, और द डिवीजन कमांडर दोस्तों या डिव के कमांडर को हुज ऑर्डर्स इन द मैटर विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है। तो डाउटफुल केस भी होगा तो उनके मैटर क्या है, जो उनके जो ओपिनियन होंगे उनको फाइनल मान लिया जाएगा, राइट। अब दोस्तों ये एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, आगे चलिए नोट का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं अपने। अब दोस्तों बी का जो नोट जो है इसका दूसरा हिस्सा जो है देखिए, इन केसेस ऑफ लॉसेस आउटसाइड द एरिया ऑफ एक्टिव ऑपरेशंस। पहले दोस्तों बोल दिया एक्टिव ऑपरेशन जो एरिया है उसके इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे भी आउटसाइड बोल दिया, पीछे भी आउटसाइड बोल दिया था, ठीक है। उसका मतलब ये था दोस्तों एक्टिव ऑपरेशंस के आसपास के एरिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या एक्टिव ऑपरेशन नहीं है मान लो, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई लॉस हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस केस में क्या होगा, ए बोर्ड विल बी कन्वीन्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेशन कमांडर अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन द एरिया लोकेटेड। दोस्तों जो स्टेशन कमांडर है या जिस कमांडर के अंडर में क्या है जो एरिया आएगा, ठीक है, राइट, उसके ज्यूरिडिक्शन में दोस्तों क्या होगा, एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। ए बोर्ड विल बी कन्वीन्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द इनके, ठीक है। द बोर्ड विल एसेस द वैल्यू ऑफ द लॉस डैमेज। तो बोर्ड क्या करेगा दोस्तों, उसके वैल्यू एसेस करेगा डैमेज की, लॉस की, एंड retrievable stores if any based on the data available at the time and to an accuracy possible under the prevailing circumstances। और दोस्तों क्या होगा, कोई भी अगर दोस्तों बोर्ड क्या करेगा, विल एसेस द वैल्यू ऑफ द लॉस डैमेज एंड रिट्रीवेबल स्टोर। दोस्तों कितना डैमेज हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और दोस्तों कौन से स्टोर को आप रिट्रीव कर सकते हो, मतलब वापस उसको सही सलामत निकाल सकते हो। दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो कोई मकान है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मान लो कोई नुकसान हो गया तो पूरा ही वो ख़राब हो गया। दोस्तों उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोर जो है रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। वो दोस्तों एसेस करेगा इनके लॉस डैमेज की वैल्यू रिट्रीवेबल स्टोर की, किस पे दोस्तों, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल एट द टाइम, जो उस टाइम पे दोस्तों क्या डेटा अवेलेबल है, टू एन एक्यूरेसी पॉसिबल अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। और दोस्तों जितना एक्यूरेट हो सके वो जो हालात उसको दोस्तों अलाउ करते हैं, ठीक है, उतना एक्यूरेट वो डेटा लेगा। द बोर्ड प्रोसीडिंग्स विल बी साइंड इन टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द कन्वीनिंग अथॉरिटी एंड ए सर्टिफिकेट इशूड। तो दोस्तों जो भी बोर्ड की प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, उनको क्या है दोस्तों एक एक्सेप्टेंस दे दी जाएगी, किसके द्वारा दोस्तों, कन्वीनिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, जो जिसने बोर्ड को कन्वीन किया जाए, और एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दो केस थे, एक तो बोल दिया एक्टिव ऑपरेशंस के टाइम पे कुछ नहीं करना आपको, कोई लॉस स्टेटमेंट नहीं बनानी, कोई बोर्ड का गठन नहीं करना। अगर दोस्तों एक्टिव ऑपरेशंस के बाहर का जो मामला है तो बोर्ड गठन होगा जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों लॉस की वैल्यू एसेस करेंगे रिट्रीवेबल स्टोर्स के साथ साथ, राइट, और दोस्तों एक्यूरेटली क्या है उस चीज़ों को लॉस स्टेटमेंट उसका बनाया जाएगा, ठीक है, और दोस्तों क्या है उस पर साइन करके एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों पैरा नंबर 162 हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों पैरा नंबर 163 जो है वो है प्राइसिंग ऑफ लॉस स्टेटमेंट के बारे में,
ठीक है। और दोस्तों इससे अगला जो 164 है वो है लॉस ऑफ पब्लिक मनी के बारे में, राइट। तो ये दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट जरूर से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।